हाय एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। तो आज जो लेक्चर मैं लेके आया हूँ वो है यूएनओ के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी पर्पसेस एंड फंक्शन स्ट्रक्चर में नहीं जाती, इस पे मैं और लेक्चर दूंगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने इस वीडियो की डिमांड की थी कि यूएनओ को कौन से चैलेंजेस एंड थ्रेट्स है और यूएनओ कैसी अपनी फंक्शन में इम्प्रूव होंगी। तो इसके लिए मैंने सजेशन एकमुलेट की है। तो ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 24 अक्टूबर 1945 में बना था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, तो इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था लीग ऑफ नेशन, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना था 1919 एंड 1920 में। तो वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फेल हो चुका था, यानी कि अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। तो लीग ऑफ नेशन की सक्सेसेस बहुत कम थी और फेलियर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक फेल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर होती थी। तो इसकी जगह यूएनओ ने ली, जो कि ये 1945 में बना। इसके मकासद ये है कि ये वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखना, और दूसरा मकसद ये है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हर स्टेट को, और फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना स्टेट्स के दरमियान में। ठीक है, और स्टेट्स के दरमियान में इंटर कोऑपरेशन करना। तो ये इसके पर्पसेस है। तो अब आते हैं थ्रेट्स एंड चैलेंजेस की तरफ कि यूएनओ कौन से थ्रेट्स एंड चैलेंजेस फेस कर रही है। तो फर्स्ट जो थ्रेट एंड चैलेंज है यूएनओ को, वो है पॉवर्टी। दुनिया में बहुत सारे ममालिक है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर एंड बिलो अ पॉवर्टी लाइन है। तो यूएनओ इसलिए बनाया गया था कि दुनिया को एक अच्छी जगह बनाए स्टेट के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, और दुनिया की लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि वहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, और बच्ची औरतें भूख की वजह से मर रहे होते हैं। तो यूएनओ को ये एक बड़ा चैलेंज है कि दुनिया से ये पॉवर्टी जो है ना, ये एलिमिनेट करे और इसके बारे में कुछ सोचे, कोई प्लानिंग करे। तो ये एक चैलेंज है करंट टाइम में, चैलेंज की तरह। और इसी बिल्कुल लिंक जो अनदर चैलेंज है यूएनओ को, वो है डिजीज़ेस, जैसे कि पेंडेमिक्स, एंडेमिक्स। बहुत सारे ऐसी डिजीज़ दुनिया में अभी भी मौजूद है। और डिजीज़ किस चीज़ से काज हो सकती है? वो पॉवर्टी से काज हो सकती है, और पॉल्यूशन से ये डिजीज़ काज होती है। तो बिल्कुल जब पॉवर्टी होना और किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता हो, तो वो क्या काज करती है? वो डिजीज़ काज करती है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये दोनों, ये पॉवर्टी और डिजीज़। तो इसके लिए यूएन ने बहुत स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाई है, लेकिन फिर भी वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूएनओ को। इसके बारे में यूएनओ को कुछ सोचना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, थर्ड चैलेंज जो है ना, वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। बहुत सारे स्टेट्स है जो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और यूएनओ का मकसद भी यही है कि दुनिया में पीस मेंटेन रखे और दुनिया को वार से बचाए। लेकिन फिर भी करंट टाइम में बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स एमंग द स्टेट्स है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्स है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई जंग छिड़ी कश्मीर के लिए, इससे न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तबाह हो सकती है, बल्कि सारा का सारा दुनिया इससे इफेक्ट हो सकता है। दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्स है। ठीक है, तो इसके बारे में यूएनओ को सोचना चाहिए कि ये डिस्प्यूट्स जो है ना स्टेट्स के दरमियान में, इसको सॉल्व करना चाहिए। जो मेजर डिस्प्यूट्स है वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, सीरिया यमन के दरमियान, आर्मीनिया अजरबैजान, और फ़लस्तीन जो इशू है रशिया यूके के दरमियान भी बहुत सारे टेंशन चल रही है। तो इसके बारे में यूएनओ को सोचना चाहिए। ये स्मॉल डिस्प्यूट्स है, ये बहुत बड़ा वार काज कर सकती है। तो यूएनओ को चाहिए कि स्टेट के दरमियान जो तनाज़ात है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो डिस्प्यूट्स है, उसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड थ्रेट है यूएनओ को, जो कि इसको डिसफंक्शनल बना सकती है यूएनओ को। अच्छा, फोर्थ थ्रेट एंड चैलेंज जो है ना, वो है मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन विद इन द स्टेट्स। इसके लिए यूएनओ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, ताकि हर किसी को अपना राइट एंड अपनी हकूक़ मिले। लेकिन फिर भी दुनिया में इंट्रा स्टेट एंड इंटर द स्टेट बहुत सारी ऐसे वायलेशन होती रहती है, जैसे कि चाइल्ड राइट्स वायलेशन, वुमेन राइट्स वायलेशन। तो इसके लिए यूएनओ को चाहिए कि अपनी एजेंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे और दुनिया के हर गोशे और कोने को पहुंच जाए, और ह्यूमन राइट्स जहां पर वायलेशन होती है तो इसके रोकथाम करे।
تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ اینڈ چیلنج ہے UN کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ففتھ چیلنج اینڈ تھریٹ جو ہے نا وہ ہے ٹیررزم۔ ٹیررزم ایسا ہے کہ دنیا میں بہت سے گینگز ہے جو کہ دنیا میں اور اسٹیٹس میں بھی ایسی گروپس جو کہ فیئر کو اسپریڈ کر رہی ہے اور پھیلا رہی ہے اپنی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں سوسائٹی میں ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے، ایک کوس بن جاتا ہے، افراتفری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو UN اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ورلڈ سسٹم جو ہے نا وہ بالکل سموتھلی چلے۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے UN کے لیے تاکہ وہ ٹیررزم کے بارے میں کچھ سوچے، اور یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، تو ایسی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی روک تھام کے لیے UN کچھ کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے اسٹیٹس ہیں اور اس میں زیادہ تر وہ اسٹیٹس ہیں جو کہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہے، تو وہاں پر بم بلاسٹ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسا کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے روک تھام کے لیے UN کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ امپروو کرے اور دنیا کو ایسی کاز اینڈ افراتفری سے بچائے۔ تو اس کے بارے میں UN کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ اینڈ چیلنج ہے UN کو۔ اچھا، 6 نمبر جو ہے نا وہ ہے تھریٹس فرام آرگنائز کرائم۔ تھریٹس فرام آرگنائز کرائم کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹس میں گروپس ہوتے ہیں، گینگز ہوتے ہیں، ہر اسٹیٹ میں ایک گروپس اینڈ گینگز ہوتے ہیں، اور وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ ٹریفکنگ کرتے ہیں۔ ٹریفکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن کی اسمگلنگ کرتے ہیں، ہیومنس کو اغوا کرتے ہیں، انڈیویجولس کو اغوا کرتے ہیں، چائلڈس کو اغوا کرتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت اللیگل کام ہے اور ہیومن رائٹس کی بھی اگینسٹ ہے۔ ایسی بہت ساری کنٹریز ہے جو کہ وہاں پر گینگز موجود ہے اور کیا کام کرتے ہیں، یہ ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ہیومنس کی اسمگلنگ کرتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، جو بھی وہ چاہے وہ اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اچھا، 7 نمبر جو تھریٹ اینڈ چیلنج ہے وہ ہے اوور پاپولیشن۔ اوور پاپولیشن جو ہے نا یہ دنیا کے لیے بھی ایک تھریٹ، یہ کلائمیٹک چینجز لاتے ہیں۔ اوور پاپولیشن فوڈ شارٹیج بھی لاتا ہے۔ اوور پاپولیشن سے دنیا پالوٹیڈ ہو جاتی ہے اور ہماری سوسائٹی میں ایسا کوئی پلاننگ نہیں ہوتا کہ ہم پاپولیشن کی بارے میں کچھ سوچیں۔ ہم کیا کام کرتے ہیں، ہم کوانٹٹی کو انکریز کرتے ہیں لیکن کوالٹی کے بارے میں نہیں سوچتے، یعنی کہ ہم کوالٹیٹیو سول یعنی کہ انڈیویجول پیدا نہیں کرتے، ہم کوانٹٹی کو صرف انکریز کرتے ہیں اور بس ایسے جاتے رہتی ہے۔ تو UN کو یہ ایک چیلنج ہے کہ اس کے لیے پراپر پلاننگ کرے تاکہ دنیا کو اوور پاپولیشن سے بچائے۔ بہت ساری کنٹریز ہے جیسے کہ انڈیا میں بہت زیادہ پاپولیشن ہے، چائنا میں بہت زیادہ پاپولیشن ہے، پھر بھی چائنا میں بہت زیادہ پاپولیشن ہے لیکن وہاں پر کوالٹیٹیو لائف بہت زیادہ ہے، ہر کوئی بندہ اپنا کام کرتا ہے۔ لیکن ڈیولپنگ اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر تو ہم پاپولیشن کو انکریز کرتے ہیں لیکن ہمارا فیوچر جو پلاننگ ہوتے ہیں نا وہ اچھی طریقے سے نہیں ہوتے، پھر ہم ہینڈل نہیں کر پاتے انوائرمنٹ کو آلودہ کرنے سے، اور ہمارے پاس پھر کوئی پلان نہیں ہوتا اس کو فوڈ پرووائڈ کرنے کا، اور بہت سارے مسائل یہ کاز کرتے ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ بھی کاز کرتا ہے۔ اچھا، 8 نمبر جو تھریٹ اینڈ چیلنج ہے UN کو وہ ہے پرولیفریشن آف ویپنز۔ دنیا میں بہت سارے ایسی کنٹریز ہے جو کہ ویپنز کو انکریز کرتے جا رہے ہیں، جیسے کہ نارتھ کوریا، رشیا، USA، انڈیا، یہ بہت زیادہ ویپنز کو انکریز کرتے ہیں، بناتے ہیں اور کنٹریز کو بیچتے ہیں۔ تو یہ کیا کاز کرتی ہے، یہ وار کاز کرتی ہے اور یہ تباہی کا علامت ہے۔ تو UN کا مقصد یہ ہے کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کو روکے، اس کے بارے میں کوئی پراپر پلاننگ کرے اور دنیا میں جو ویپنز بنتے ہیں تو اس کو ڈیکریز کرے، اس پہ چیک رکھے۔ لیکن پھر بھی دنیا میں بہت ساری کنٹریز ہیں جو کہ بہت سارے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بناتے ہیں اور کنٹریز کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کنٹریز کے پاس زیادہ تر ویپنز اینڈ ایسی چیزیں ہوتی ہے تو یہ کیا کاز کرتی ہے، یہ ایک وار بھی کاز کر سکتی ہے اور اس میں بہت زیادہ ہیومن لاس ہو سکتی ہے۔ تو UN کو چاہیے کہ اس پر پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ کوئی بھی اسٹیٹ زیادہ سے زیادہ ویپنز نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 9 نمبر جو تھریٹ اینڈ چیلنج ہے وہ ہے کشمیر ایشو۔ کشمیر ایشو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک طرف انڈیا ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے اور دونوں نیوکلیئر پاور ہے، تو خدا نخواستہ پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے درمیان کوئی جنگ چھڑ گئی تو دونوں طرف نیوکلیئر پاورز ہے اور اس سے صرف پاکستان اور انڈیا تباہ نہیں ہو سکتی، اس سے ساری دنیا افیکٹ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ہیومن لاس ہو سکتی ہے۔ تو UN کو چاہیے کہ اس ایشو کے بارے میں کچھ سوچے اور اس ایشو کو پراپر طریقے سے سولو کرے۔ اچھا، 10 نمبر جو ہے نا وہ ہے کلائمیٹک چینج۔
क्लाइमेटिक चेंज का मतलब आपने देखा होगा कि एंशिएंट टाइम में स्नो होती थी, बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी, सी का लेवल जो समंदर का लेवल था वो बहुत हाई पे था, और अब पानी का फुकदान भी है बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज फेस कर रही है, वहाँ पर पानी नहीं मिलती, फ्लडिंग भी होती है। और जो ग्लेशियर्स पहले ज़माने में थी, यानी कि इस ज़माने से थोड़ा पहले ये एक स्टोर का काम कर रही थी, यानी कि वाटर को स्टोर कर रही, और फिर हम इससे बेनिफिटेड होते थे। लेकिन अब क्लाइमेटिक चेंज आ गया है, दुनिया में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, जो कि इस दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। तो यूएनओ के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके बारे में और इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई ताकि क्लाइमेटिक चेंज को रोके। और इसके लिए क्या क्या हो सकती है? ओवर पॉपुलेशन को स्टॉप करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगी, दरख्त काटने से लोगों को रोकना होगा। तो ऐसी पॉलिसीज़ यूएनओ को चाहिए कि बनाई और दुनिया को क्लाइमेटिक चेंज से बचाए। अच्छा, तो अब आते हैं सजेशन के बारे में कि यूएनओ को क्या करना चाहिए ताकि इसके जो फंक्शंस है, पावर्स एंड फंक्शन है, ये इम्प्रूव हो जाए और दुनिया में ये एक न्यूट्रल रोल प्ले करे। ठीक है। अच्छा, सो द फर्स्ट सजेशन फॉर द यूएनओ इज़ फेयरनेस ऑफ ऑल कंट्रीज़। यूएनओ जो है ना, अपना रोल न्यूट्रल प्ले नहीं करती, सब स्टेट्स के साथ एक जैसा रोल एंड डीलिंग नहीं करता। ठीक है। तो यूएनओ को चाहिए कि सब कंट्रीज़ को एक नज़र से देखे, ये वेस्ट को एक नज़र से देखता है और हमारा जो ईस्ट है इसको दूसरी नज़र से देखता है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसको इतना प्रॉपर फोकस नहीं देता जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को देता है। तो यूएनओ को चाहिए कि अपना जो रोल है वो बिल्कुल फेयर बनाए, बिल्कुल न्यूट्रल बनाए और बिल्कुल इक्वलिटी से पेश आए हर स्टेट के साथ। तो ये एक सजेशन है यूएनओ को। अच्छा, सेकंड जो सजेशन है वो है एलिमिनेट बायस्ड विद ईस्ट। तो अभी मैंने बताया कि ये ईस्ट के साथ बहुत बायस्ड डीलिंग करता है, यानी कि बोगस हसद ये रखता है। तो यूएनओ को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इक्वलिटी के साथ हर तरफ को देखना चाहिए और हर कंट्री को डील करना चाहिए। तो इसमें ये क्या होगा, यूएनओ एक प्रॉपर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर होगी। थर्ड सजेशन जो है ना, मोर पावर टू जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सब स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर पावर कौन से ऑर्गन के पास होती है? वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास होती है। तो यूएनओ को चाहिए कि ज़्यादातर पावर जनरल असेंबली को दे, क्योंकि वहाँ पर सब स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन एंड सब स्टेट्स की वोट्स मौजूद है। तो इससे क्या होगा, इससे इक्वलिटी आएगी और फेयरनेस आएगी और जो बायस्ड रोल है यूएनओ का ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सजेशन है यूएनओ को ताकि वो मोर एंड मोर पावर दे जनरल असेंबली को। अच्छा, फोर्थ नंबर जो है ना वो है चेंजेस इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें टोटल 15 स्टेट मेंबर्स है। ठीक है। तो इसमें 5 जो है ना वो बिल्कुल परमानेंट है और 10 जो है ना वो है नॉन परमानेंट। और जो परमानेंट कंट्रीज़ है तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए और किसी और कंट्री को भी परमानेंट मेंबर्स बनाना चाहिए और इसके पास वेटो पावर भी मौजूद होती है। वेटो पावर का मतलब ये है कि ये किसी भी डिसीजन को रिफ्यूज़ एंड नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। और इसमें अगर किसी एक कंट्री ने भी कहा कि ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो वो डिसीजन नहीं ले जाता। तो इसी वजह से यूएनओ में चेंजेस होनी चाहिए और जो परमानेंट मेंबर्स है, जो कि फ्रांस है, यूके है, चाइना है, रशिया है एंड यूएस है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए और कंट्रीज़ को भी मौका देना चाहिए ताकि वो भी परमानेंट मेंबर बन सके और किसी और कंट्रीज़ को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, न कि ओनली ये जो 5G पावर है इसको इम्पोर्टेंस देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और कंट्रीज़ को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो इसी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनओ को चाहिए कि कुछ चेंजेस लाए और ये जो 5G एंड वेटो पावर है इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे यूएनओ का जो फंक्शन है ये इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ सजेशन जो है ना वो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ यूएनओ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यूएनओ की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, आई थिंक अप टू 20 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। तो अगर यूएनओ को चाहिए इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी करे। अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी से हर एक एजेंसी अपना प्रॉपर काम करेगा। ठीक है। अगर ह्यूमन राइट्स की एजेंसीज हो, ख्वाह वो WTO है, ख्वाह वो IMF है, ख्वाह वो ILO है, तो इससे क्या होगा, इससे हर एक एजेंसी अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगा और इससे क्या होगा, इससे यूएनओ का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा और दुनिया बहुत स्मूथली चलेगी। तो यूएनओ को चाहिए कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इनकी अकाउंटेबिलिटी करे।
अच्छा 6 नंबर जो सजेशन है ना वो है वेटो पावर। वेटो पावर ऑनली रेस्ट विद द 5G। तो यूएनओ ने सिर्फ ये इम्पोर्टेंस किसको दी है और ये वेटो पावर किसको दी है, ये सिर्फ वो 5G जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर्स है 5, तो उसको दी है। तो यूएनओ को चाहिए कि ये इम्पोर्टेंस ओनली एंड ओनली 5G की ना दे, और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है उसके बारे में भी सोचना चाहिए और परमानेंट मेंबर्स बनाना चाहिए और वेटो पावर्स में चेंजेस लाना चाहिए। तो इससे यूएनओ का जो फंक्शन है ये इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा 7 नंबर जो सजेशन है वो है एलिमिनेट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दुनिया में बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है, जैसे कि अमेरिका में भी होता है। अब तो समहाउ इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन फिर भी नेग्रो, ये जो ब्लैक एंड वाइट, इसके दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो इसके बारे में यूएनओ को प्रॉपर तरीके से सोचना चाहिए। अच्छा 8 नंबर जो है ना वो है असिस्टेंस टू पुअर कंट्रीज़। अच्छा जैसे कि मैंने पहले चैलेंजेस एंड थ्रेट्स में बताया था कि दुनिया में बहुत सारी पुअर कंट्रीज़ है जो कि पोवर्टी लाइन से भी बिलो है, तो यूएनओ को प्रॉपर तरीके से सोचना चाहिए। समहाउ यूएनओ इसमें फंक्शनल है, लेकिन फिर भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए, और जो पुअर कंट्रीज़ है उसको भी ये हक़ है कि वो फुल लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करे। ठीक है, तो यूएनओ को इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। एंड 9 नंबर जो है ना वो है हैव टू रिजॉल्व ऑल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स अमंग द स्टेट। तो इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया कि दुनिया में बहुत स्टेट्स है जो उनके दरमियान टेंशन चल रही है। इंडिया पाकिस्तान ये जो इशू है, पैलेस्टाइन जो इशू है, और रशिया एंड यूके का जो इशू है, तो ऐसी इश्यूज़ को प्रॉपर फोकस देना चाहिए यूएनओ को और इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये भी एक सजेशन है यूएनओ को, तो इससे क्या होगा, यूएनओ सक्सेस रहेगा। अच्छा 10 नंबर जो है ना वो है एम्पावर ह्यूमन राइट काउंसिल। यूएनओ की जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर देनी चाहिए ताकि वो एक्सेस करे दुनिया के हर कॉर्नर को, और जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है ताकि उसकी रोकथाम अच्छी तरीके से करे। तो इससे दुनिया में स्मूथनेस आएगी। जब स्मूथनेस आएगी तो दुनिया में पीस मेंटेन रहेगी। तो यूएनओ को इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा 11 जो सजेशन है वो है एक्सेप्ट डिमांड्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अच्छा तो इस सजेशंस के पहले में मैंने बताया कि यूएनओ जो है ना ये बहुत बायस्ड रोल प्ले करती है ईस्ट के साथ, और इसका सपोर्ट हमेशा वेस्ट के साथ रहता है। तो यूएनओ को चाहिए कि जो डिमांड्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कर रही है तो इसके बारे में सोचना चाहिए। यूएनओ ज़्यादा फोकस इस पे नहीं देती, तो यूएनओ को चाहिए कि अपना जो रोल है वो बिल्कुल न्यूट्रल करे, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करे और इसको माने और इस पे पूरा का पूरा अमल करे। तो इससे यूएनओ इम्प्रूव हो जाएगी और यूएनओ का जो फंक्शन एंड जो डिजिग्नेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा 12 नंबर जो है ना वो है लेक ऑफ जस्टिस। तो ये भी बिल्कुल लिंक्ड है वेस्ट एंड ईस्ट जो एग्जांपल मैंने दिया। तो यूएनओ को क्या करना चाहिए, जस्टिस के साथ पेश आना चाहिए हर एक स्टेट के साथ, इससे यूएनओ सक्सेसफुल कंसिडर होगी। ठीक है, तो यूएनओ को जस्टिस से हर एक मसले को सॉल्व करना चाहिए। तो ये एक सजेशन है यूएनओ को। अच्छा द लास्ट सजेशन फॉर द यूएनओ इज यूएसए इज अबाउट द यूएन रूल्स। जब कभी यूएनओ की किसी डिसीजन में यूएसए का सपोर्ट ना हो तो यूएनओ वो डिसीजन नहीं लेता। वाई? बिकॉज यूएसए इज अबाउट देन यूएन रूल्स। यूएसए जो भी चाहता है, जो भी यूएनओ को कहता है तो वो मानता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यूएनओ को अपनी रूल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो इससे ये जो फेयरनेस है ये भी आएगी और दुनिया स्मूथली चलेगी, और ये जो डायमिनेंसी का कंसेप्ट है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बारे में यूएनओ को बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। अच्छा तो ये थे कुछ सजेशंस एंड चैलेंजेस, थ्रेट्स टू यूएनओ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।